हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। नेक्स्ट मॉर्निंग रूही की नींद खिड़की से आ रही छनी हुई धूप से खुली जो उसके मुंह पर लग रही थी। रूही थोड़ा कुनमुना कर फिर से सो गई, पर उसे अभी भी और सोना था। उसकी नींद पूरी तरह से पूरी नहीं हुई थी। वो धूप की वजह से सो नहीं पा रही थी। वो पलट गई, पर उससे पलटते ही नहीं बना। अपने शरीर पर भारीपन महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई उसे जकड़ कर रखे हो। रूही की आँख भी नहीं खुली जा रही थी। वो ज़बरदस्ती आँख खोलने की कोशिश कर रही थी, पर नींद के कारण बंद ही नहीं रहा था। वो कुनकुनाने लगी। उसने अपने मुंह से आवाज़ निकालने लगी, जैसे वो इसे छोड़ने को कह रही हो। कुछ देर में वो आँख खोली। अपने सामने किसी की छाती देख वो चौंक गई। सर उठाकर देखा, अभय आराम से सो रहा था। रूही को अब याद आया कि अभय भी सो रहा था वहाँ पर। रूही ने उससे खुद को छुड़ाया बड़ी मुश्किल से और बेड से खड़ी हुई। आह मेरी कमर। रूही बेड से खड़ी होते हुए ही बोली। एक ही साइड सोने से उसकी कमर दुखने लगी थी। वो अपनी कमर पकड़ फिर से बैठ गई। वो उठ ही नहीं पा रही थी अपनी कमर दर्द के कारण। उसका रोना निकल गया दर्द में। अपने बाजू में अभय को देखा, जो बेखबर सो रहा था। उसे आराम से सोता देख उसे और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। भाई, रूही ने तेज चिल्लाकर कहा, पर उसकी आवाज़ कहाँ बाहर जाने वाली थी। रूम पर साउंड प्रूफ था। रूही ने बेड के पास रखा रिमोट उठाकर पहले गेट को खोला। भाई, रूही ने आवाज़ लगाकर। उसकी आवाज़ में ही दर्द साफ झलक रहा था। रूही की आवाज़ लगने पर से बाहर सोफे में चाय पी रहे ऋत्विक कार्तिक दोनों ने सुनी। दोनों ही खड़े होकर जल्दी से रूही के पास आए रूम में। क्या हुआ बच्चा? ऋत्विक ने रूही को रोता देख जल्दी से उसके पास आया। भाई, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, रूही ने रोते हुए कहा। क्या हुआ? कहाँ लगी है? ऋत्विक ने रूही को पूरा ऊपर से नीचे तक देखा। मेरे पीठ में दर्द हो रहा है बहुत तेज, रूही ने रोते हुए कहा। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी पीठ पर, ऋत्विक ने कहा। ये इंसान मेरे ऊपर ही सो गया, मुझे हिलने भी नहीं दिया। एक जगह सोने से मेरी पीठ दर्द हो रही है, रूही ने रोते हुए कहा। ऋत्विक कार्तिक ने एक दूसरे को देखा, फिर सोते हुए अभय को, जो बेखबर सो रहा था। कार्तिक अभय के पास आया और उसे हिलाकर उसे उठने लगा। अभय अभय कार्तिक उसे उठा रहा था। ऋत्विक, तू उसे छोड़ डॉक्टर को बुला पहले, ऋत्विक ने कार्तिक से कहा। कार्तिक डॉक्टर को फ़ोन करने चला गया। हम दूसरे रूम में चलते हैं, ऋत्विक ने रूही को उठाकर कहा। रूही ने उठने की कोशिश की, पर वो उठ नहीं पाई। वो अभी वहीं फिर बैठ गई। आह, नहीं बनेगा भाई, रूही तेज रोने लगी। साला ये इतने आराम से सो रहा है मेरी बहन को रुलाकर। कार्तिक ने अभय को एक लात मार दी, पर अभय बस कुनमुना कर दूसरी तरफ चेहरा कर सो गया। रूही उसकी इस हरकत से और ज़्यादा रोने लगी। साला ये ऐसे कुंभकर्ण के चाचा के जैसे हो सो रहा है, जैसे कार्तिक ने कहा। ऋत्विक ने अभय के हाथों को खींच कर उसे बेड से नीचे गिरा दिया। अभय नीचे गिरते ही उठ गया। वो पीठ के बल गिरने से धाम से आवाज़ आई। रूही अपना मुंह खोले देखने लगी। वो दर्द ही भूल गई। अभय अपनी कमर पर हाथ रख उठा, पर उसकी आंखें ही नहीं खुली। कौन है बे? अभय ने चिल्लाते हुए लड़खड़ी आवाज़ में कहा। साला इसका अभी नशा नहीं उतरा है, मैं उतरता हूँ उसका नशा, कार्तिक ने कहा। बेड के पास रखी टेबल से पानी का जग उठाकर पूरा का पूरा अभय के चेहरे पर मार दिया। आह! अभय जल्दी से अपना सर हिलाने लगा। उसकी पूरी नींद उड़ गई। अब वो अपना सर ऊपर मुड़ी। कार्तिक ऋत्विक को घूरते हुए देखा। क्या है, ऐसे क्यों घूर रहे हो? अभय ने दोनों से कहा। क्या किया है तूने मेरी बहन के साथ? ऋत्विक ने चिल्लाते हुए कहा। क्या किया मैंने? अभय अपना सर खुजाते हुए बोला। उसे तो कुछ याद भी नहीं था। वो रो क्यों रही है? तो ऋत्विक ने रूही की तरफ इशारा किया, जो मुंह खोले अभय को देख रही थी। रूही ऋत्विक की बात सुन अब उसे दर्द का फिर से एहसास हुआ। अभय ने ऋत्विक के इशारे की तरफ देखा। रूही को देख वो जल्दी से खड़ा हो गया। रूही को रोता देख वो जल्दी से बेड पर चढ़ गया। क्या किया मैंने? अभय ने रूही को देख कहा। उसके पास कहाँ जा रहा है तू? पहले मुझसे बात कर, ऋत्विक ने अभय को पीछे कर कहा। मुझे सच में याद नहीं मैंने क्या किया, अभय ने ऋत्विक और कार्तिक रूही को देख कहा। क्या किया मैंने, बताओ, अभय ने प्यार से रूही से पूछा। अपने दोनों हाथ रूही के चेहरे पर रख दिए। मैंने ज़बरदस्ती की? अभय ने अचानक ही कहा। अपने दोनों हाथ हटा दिए। रूही से थोड़ा दूर हो गया। रूही ने अभय को पीछे जाते देख तो न में सर हिला दी। तो फिर क्या किया मैंने? अभय ने अपनी आवाज़ अब धीरे करके उसने बहुत धीरे से अफसोस भरी आवाज़ में कहा। मारा क्या? अभय ने कहा। रूही ने फिर न में सर हिला दिया। फिर क्या किया मैंने? अभय ने आराम से प्यार से पूछा रूही से।
एक गार्ड रूम में एंटर हुआ। सर झुका, उसने गुड मॉर्निंग कहा। उसके पीछे लेडी डॉक्टर अंदर आई। डॉक्टर को देख अभय ने सबको देख कहा, डॉक्टर क्या हुआ है? ऋत्विक ने उसे इग्नोर कर कहा, इसे चेक करिए। ऋत्विक ने रूही की तरफ इशारा किया। अभय ने रूही को तरफ देख कहा, क्या हुआ है तुम्हें? डॉक्टर क्यों आई है? रूही ने कुछ नहीं कहा, बस घूर कर अभय को देखा। आप लोग बाहर जाइए, मुझे इन्हें चेक करना है, डॉक्टर ने आराम से कहा। उसे पता था वो किसके सामने खड़ी है। मैं बात कर रहा हूँ ना अभी। अभय ने डॉक्टर की बात बीच में काट कहा। डॉक्टर डर गई। ये चल बाहर। कार्तिक ने अभय को पकड़ा और बाहर ले गया रूम के। क्या है तुम दोनों को, क्या हुआ है? अभय ने ऋत्विक कार्तिक से कहा, क्या किया तूने रूही के साथ? कार्तिक अभय के करीब आते हुए बोला, मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे तो याद भी नहीं है कि कल रात का, बस इतना याद है मैं। अभय बोलते बोलते रुक गया। हाँ, वो तो बाद में गया था। उसने ड्रिंक की थी, फिर याद नहीं। वो अपना सर पकड़ वहीं बैठ गया। कहीं मैंने फिर से उसे हर्ट तो नहीं कर दिया? अभय अपना सर पकड़ बैठ गया। तूने हर्ट नहीं, उसे दर्द दिया है, ऋत्विक ने गुस्से में कहा। दर्द दिया? क्या किया मैंने बताओ? अभय ने ऋत्विक को देख कहा। वो बेचारा बहुत परेशान हो गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने क्या किया है। उसकी हालत रोने जैसी हो गई थी। ऋत्विक कार्तिक दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। उन्हें हंसी भी आ रही थी उसे देखकर। मैंने क्यों ड्रिंक की कि मैंने फिर से उसे हर्ट कर दिया? मैं सच में उसके लायक नहीं हूँ। मैं बार बार उसे हर्ट कर देता हूँ। एक तो याद नहीं आ रहा क्या किया मैंने उसके साथ। अभय अपने मन ही मन परेशान बड़बड़ाया जा रहा था। डॉक्टर बाहर आई। अभय ने उन्हें देखकर जल्दी से उनसे पास चला गया। क्या हुआ है उसे? अभय ने परेशानी से पूछा। वो ठीक है, बस उन्हें स्वेलिंग आ गई है। दवा लगा दी है, जल्द ही ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर ने कहा। कार्तिक उन्हें बाहर ले गया। ऋत्विक अंदर चला गया। अभय भी जल्दी से अंदर आया। रूही को देख वो बेड पर उल्टी लेटी हुई थी। क्या हुआ है तुम्हें? अभय ने फिर से वही बात पूछी। रूही ने अपना चेहरा अभय की तरफ किया, घूर कर देखा। अभय उसके घूरने से समझ ही नहीं पाया। ऋत्विक ने अभय को देख न में सर हिला दिया और रूम में से बाहर चला गया। रूही को रेस्ट करने को बोला। क्या हुआ है बोलो? अभय ने प्यार से पूछा। कुछ नहीं, रूही दूसरी तरफ एक सर कर लिए। अरे अभय उसे दूसरी तरफ सर किए देख दूसरी तरफ ही आ गया। और रूही ने अभय को देखा। क्यों परेशान कर रहे हो? रूही ने परेशान होकर चिड़चिड़ाते हुए कहा। मुझे सच में याद नहीं मैंने कल रात को क्या किया। मैंने तुम्हें हर्ट किया या दर्द दिया मुझे नहीं पता, सच में, अभय ने रूही को देख कहा। रूही ने अभय की आंखों में देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी रो देगा। सोने से उसके बाल अभी भी बिखरे हुए थे। शर्ट की 3 बटन ऊपर से खुली हुई थी, नीचे से शर्ट पैंट से आधी बाहर निकली थी। उसकी हालत देख लग रहा था जैसे वो कहीं से भागते हुए आया है। रूही को हंसी आ गई उसकी इस हालत को देख। तुम हंस रही हो? मैं परेशान हो रहा हूँ। क्या हुआ हो गया है तुम्हें? अभय ने कहा। रूही ने सर ना में हिला दिया। बोलो ना, डॉक्टर क्यों आई थी? उसने तुम्हें कौन सी दवा दी? अभय ने कहा। रूही ने उसको इतना परेशान देखा तो कहा, मुझे वॉशरूम जाना है, ले चलो। क्या? अभय ने उसकी बात सुन कहा। हाँ, रूही ने कहा। अभय ने उसे आराम से उठा लिया और वॉशरूम में छोड़ दिया। अभय अपना सर खुजा इधर उधर देखने लगा। पूरे रूम को देखने के बाद उसे जब जाकर पता चला कि वो लोग तो किंग विला में हैं। यहाँ कैसे आए हम? अभय अपना सर खुजा कर कहा। रूही बाहर आई। उसने अपनी कमर पर हाथ रखा हुआ था। तुम्हें क्या हुआ है? तुम ऐसे कमर पर हाथ क्यों रखी हो? अभय ने रूही के पास जाकर बोला। क्योंकि आपने मेरी कमर का कचुम्बर बना दिया है, रूही ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। मैंने कब किया? मैं क्यों तुम्हारी पीठ को कचुम्बर बनाऊंगा? मैं तुम्हारे ऊपर चढ़ गया था क्या? अभय ने कहा। हाँ, रूही ने कहा। अपनी कमर पकड़ बेड के पास आ गई। क्या मैं तुम्हारे ऊपर चढ़ा था? अभय ने कहा। हाँ, रूही इरिटेट होकर बोली। ये पागल लड़की, अगर मैं तुम्हारे ऊपर चढ़ता ना तो तुम यहाँ नहीं वहाँ। अभय ने ऊपर की तरफ इशारा कर कहा। दिखती? अभय ने कहा। रूही उसे पलटकर घूरने लगी। अभय शांत हो गया। बताओ मुझे क्या हुआ है, कहाँ दर्द हो रहा है? अभय ने प्यार से रूही के पास बैठ कहा। रूही बेड पर लेट गई। अभय समझ गया पीठ दुख रही है। अभय ने पास में रखा फ़ोन उठाए, इंस्ट्रक्शन दिए और वॉशरूम चला गया। रूही ने अभय को जाते देखा तो अब मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहने लगी, इस इंसान को आज भी मेरी फिक्र नहीं है। एक बार प्यार से आराम से पूछ सकता था न, मैं बता देती नहीं। अपने ईगो में ही रहता है हमेशा। रूही ने बड़बड़ाते हुए आंख बंद कर कहा।
अभय वॉशरूम से बाहर निकला। गेट पर नॉक हुआ। अभय ने गेट खोला। रूही को एहसास था कि अभय आ गया है। गेट खोला है पर वो आंखें ही नहीं खोली, वो वैसे ही लेटी रही। उसे जब अपनी पीठ पर गर्म गर्म चीज़ का एहसास हुआ तो उसने आंखें खोली। सर उठा, अभय को देखा जो उसके बाजू में बैठकर उसकी पीठ से उसकी टी शर्ट को उठाकर गर्म तावे को हीटर में हल्का गर्म कर उसके सिकाई कर रहा था। ये कभी मत सोचना कि मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है, पहले भी थी अब भी है। हाँ, बस मुझे दिखाना नहीं आता। अभय ने आराम से रूही की पीठ पर सिकाई करते हुए कहा। पहले कभी मुझे इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ी, कभी लड़कियों के बीच गया ही नहीं। हाँ, बस दिव्या है, उसके लिए ये सब कभी नहीं किया, अभय ने रूही से कहा। रूही ने अभय को देखा जो आराम से उसकी पीठ पर सिकाई कर रहा था, बिल्कुल हल्के हाथ से, जैसे कोई बच्चा हो। रूही ने आँख बंद कर ली। मैंने कल ज़्यादा ही कह दिया था, अभय ने आराम से कहा। रूही ने सुन लिया था पर वो आंख बंद कर ही लेटी रही। मैं बहुत डर गया था, तुम बिना बताए चली गई। तुम्हें पता है ना, लोग तुम्हें अकेले ढूंढ रहे हैं, अब उन्हें मौका मिले, अभय ने आराम से कहा। कभी कभी हमारे लिए हमारी अच्छाई भी बहुत भारी पड़ जाती है, रूही अभय के ने आराम से रूही को समझाते हुए कहा। रूही आज अभय की बात आराम से प्यार से सुन रही थी। आज कितने टाइम बाद अभय उससे इतनी प्यार से बात कर रहा था। मैंने मना किया था ना कि तुम उसके पीछे नहीं जाओगी, मैं खुद उसे देख लूँगा। क्या तुम्हें अपना कॉन्ट्रैक्ट याद नहीं है, अभय ने आराम से पूछा। रूही ने आँख खोल ली। हाँ, याद है मुझे। आखिरी लाइन, मुझे काली के बारे में कुछ भी पता चलता है तो आपको बताऊँ, मैं अकेले कुछ न करूँ, रूही ने धीरे से कहा। तो फिर क्यों गई अकेले वहाँ, अभय ने धीरे से कहा। पता नहीं, हमने तो पकड़ हो ही लिया था पर वो कहाँ चला गया, रूही ने कहा। उसे अपने साथियों से खबर मिल चुकी थी कि तुम आराम से लेटे कहा। अभय रूही के पेट का सेकते हुए कहा। जब तक इसका पता नहीं चलता तब तक तुम अकेले कहीं नहीं जाओगी। रूही उसकी बात सुन पलट कर अभय को देखा। और मैं आपकी बात क्यों मानूं, रूही ने अपनी आईब्रो चढ़ाकर बोली। बीवी हो मेरी, अभय ने भी अपनी आईब्रो उठाकर कहा। तो क्या बीवी को अपने पैरों की धूल समझते हो, रूही ने ताना दे कहा। ऐसा नहीं है, बीवी कोई पैरों की धूल नहीं है, वो पति के लिए कदमों से कदम मिलाने के लिए है। दोनों ही को एक नाव पर चढ़ा दिया जाता है, संभालना दोनों को ही होता है, अभय ने आराम से कहा। रूही को उसकी बात समझ ही नहीं आई, वो फिर लेट गई। अभय ने रूही की पीठ पर रब करते हुए कहा। अगर अब तुम बिना बताए कहीं गई तो याद रखना, उसी समुद्र में तुम्हें डुबा दूंगा और तुम्हारे साथ डूब जाऊंगा। ये बोलते ही अभय की आवाज़ सख्त थी। रूही ने उसकी बात सुन मुंह बना लिया। अब ठीक है, तुम आराम करो, मैं नहा कर आता हूँ, अभय ने कहा। रूही की टी शर्ट नीचे कर वॉशरूम चला गया। रूही आंख बंद कर अभय का एहसास पा रही थी। अभी भी यहाँ सिया अपने रूम में बैठी हुई बेड पर बैठे बैठे वो बोर हो रही गई थी। टीवी, फोन सब कुछ था पर वो कुछ नहीं पा रही थी। कितना सोती रहे उसे तो समझ नहीं आ रहा था। उसे बाहर बालकनी में जाना था। उसने इधर उधर देखा, कोई भी नहीं दिखा। उसे अब गुस्सा आने लगा था अपने ऊपर। तो वो इतनी बेबस हो गई कि उसे अब किसी की ज़रूरत पड़ने लगी है। वो खड़े होने का फैसला कर अपने दोनों पैरों को नीचे कर खड़े होने को हुई। प्लास्टर होने से दोनों पैर बहुत वजन थे। वो दोनों पैरों को ज़मीन में रख कर खड़े हुई पर वो लड़खड़ा गई। सिया ने गिरने और चोट के डर से आंख बंद कर ली। वो नीचे ज़मीन में गिरती किसी ने आकर उसे कमर से पकड़ कर उठा लिया। पागल हो क्या तुम, किसी ने तेज़ आवाज़ में। सिया ने अपनी आंखें खोली। उसके अपने सामने एक पकड़े इंसान को देखा। वो शॉक हो गई। आप इधर क्या कर रहे हो, सिया ने थोड़ा तेज कहा। आराम से कहो, कोई सुन लेगा, उसने कहा। आप छुप कर आए हैं, सिया ने धीरे से कहा। हाँ, उसने कहा। आपको अपनी ही बुआ के घर पर छुप कर आने की ज़रूरत क्या है, सिया ने कहा। तो मैं बुआ के पास नहीं आया हूँ, उसने कहा। तो सिया ने कंफ्यूज होकर कहा। तुमसे मिलने आया हूँ, उसने कहा। क्यों, सिया ने अपनी छोटी आँख कर कहा। अरे अब तुमसे मिलने नहीं आ सकता क्या, उसने सिया को आराम से बेड पर बैठा कहा। जाकर गेट लगाकर आया, सिया के सामने रखे सोफे में बैठ गया। बोलिए क्या काम है, सिया ने आराम से कहा। कुछ काम नहीं है, उसने कहा। कुछ काम ही होगा, आप बता सकते हो मिस्टर सिंघानिया, सिया ने आराम से कहा। तुम मुझे अब मिस्टर सिंघानिया क्यों बुलाती हो, मेरा नाम ऋत्विक वो बुलाया करो, ऋत्विक ने कहा। अब आया समझ कि वो ऋत्विक है। भाई वो छुप कर आया है सिया से मिलने। क्यों, कुछ प्रॉब्लम है मिस्टर सिंघानिया, कहने से, सिंघिया ने कहा।
ऐसा लगता है जैसे कोई बाहर वाला मुझे मिस्टर सिंघानिया बुला रहा हो। ऋत्विक ने कहा, वाली हूँ, आपके और आपके परिवार के बीच में न आओ, सिया ने आराम से कहा। ऋत्विक को उसकी बात सुन अपने बचपन की याद आ गई, जब उसके पापा के एक्सीडेंट त्रिलोक जो कि सिया को छोड़ कर जाते थे और सिया हमेशा ऋत्विक के पीछे लगी रहती थी, तब उसे बहुत गुस्सा आता था। वो सिया को डांट देता था, सिया उससे जिससे रोने लगती थी। सारे घर वाले ऋत्विक को डांटते थे। ऋत्विक को बहुत गुस्सा आता था कि सिया की वजह से सब उसे डांटते हैं। एक बार प्लेग्राउंड में सारे बच्चे खेल रहे थे। फ्लैशबैक, सारे बच्चे खेल रहे थे जिसमें अभय, सक्षम, ऋत्विक थे। रूही को रिद्धिमा जी ने गोद में उठा लिया था। ऋत्विक, सिया को भी खिला लो, रिद्धिमा जी ने कहा। मम्मा, मैं उसे नहीं खिलाऊंगा, छोटा सा ऋत्विक मुंह फुलाकर बोला। अगर तुमने उसे नहीं खिलाया तो तुम्हारे पापा से मैं शिकायत करूंगी, रिद्धिमा जी ने ऋत्विक को डांट कर कहा। ऋत्विक को अपने पापा परितोष जी से बहुत डर लगता था। उसे गुस्सा आ रहा था, सिया ने ऊपर सबसे वो डांट पड़वाती रहती थी। चलो, ऋत्विक ने गुस्से में सिया से कहा। छोटी सी सिया ऋत्विक के साथ खेलने के लिए बहुत खुशी खुशी चल दी, पर उसे क्या पता था ऋत्विक उसके साथ क्या करने वाला है। सिया आराम से प्यार ऋत्विक को अपनी टिमटिमाती आंखों से देख बोली, क्या खेलेंगे? पकड़म पकड़ाई, सक्षम ने कहा। चारों पकड़म पकड़ाई में खेलने लगे। सिया सबको पकड़ रही थी। ऋत्विक ने जानबूझकर सिया को धक्का दे दिया, जिससे सिया नीचे जमीन पर गिर गई। आह, सिया जमीन में गिरी हुई मुंह के बल। ऋत्विक हंसने लगा। तूने उसे गिराया क्यों? सक्षम अभय ने कहा। सिया को उठने लगे। ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। अब देखो, मेरे मम्मा पापा और मेरे बीच आ जाती है, ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, ऋत्विक ने चिल्लाते हुए कहा। वो लोग थोड़ा गुस्सा दूर खेल रहे थे। रिद्धिमा जी ने उन्हें नहीं देख पा रही थी, बस वो दूर से देख रही थी। उन्होंने सिया को गिरते और रोते हुए नहीं देखा था। ऐसा क्यों कह रहा है? अभय ने कहा। ये जब देखो मेरे पीछे पीछे ऋत्विक बोलकर घूमती रहती है। मुझे इसकी आवाज़ तक नहीं पसंद, ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, ऋत्विक ने सिया को धक्का दे कहा। सिया जो रो रही थी उसने कहा, पर मैंने क्या किया है? तुम मुझे सबसे डांट पड़वाती हो, सब तुम्हारे कारण मुझे गुस्सा करते हैं। आई हेट हर, ऋत्विक ने सिया पर चिल्लाते हुए कहा। सिया मम्मा कहकर रोने लगी। वो तुम्हारी मम्मा नहीं है, वो मेरी मम्मा है। तुम्हारी मम्मा तुम्हें छोड़कर चली गई, ऋत्विक ने चिल्लाकर कहा। सिया हमेशा से रिद्धिमा को मम्मा ही कहती थी। वो छोड़कर नहीं गई हैं, मुझे पापा कहते हैं, वो भगवान जी के पास हैं, सिया ने रोते हुए कहा। तुम भी चले जाओ, मुझे परेशान मत करो, मेरे पीछे पीछे मत आना, और हाँ, मेरे मम्मा पापा से दूर रहना, मेरे घर भी मत आना, ऋत्विक ने कहा, और वो गुस्सा होकर चला गया। सिया उसकी बात सुन रोने लगी। सक्षम अभय दोनों बैठकर सिया को चुप कराने लगे। कुछ देर में रिद्धिमा जी सबको घर ले आई, पर सिया ने दिमाग में बात ऐसी गड़ गई थी कि वो गेट के अंदर ही नहीं गई घर के। बेटा चलो अंदर, रिद्धिमा जी के ने प्यार से कहा। नहीं मम्मा, सिया ने अपनी मीठी सी धीरे आवाज़ में कहा। छोटे से ऋत्विक ने सिया को घूर कर देखा। आंटी, मैं यहीं रुकूंगी, पापा मुझे लेने आ जाएंगे, सिया ने कहा। वो बाहर ही खड़ी रही। रिद्धिमा जी बार बार सिया को अंदर आने को कहा रही थी। मम्मा चलो अंदर, ऋत्विक रिद्धिमा जी के हाथ खींचते हुए अंदर ले आया। सिया बहुत देर तक बाहर ही खड़ी रही। परितोष जी ने गाड़ी आकर रुकी। सिया को गेट के बाहर खड़े देखा तो वो जल्दी से बाहर निकल कर आए। त्रिलोक भी बाहर निकल सिया के पास आ गए। सिया, आप बाहर क्यों खड़ी हो? परितोष जी ने कहा। ऐसे ही, मुझे मम्मा की याद आ रही थी, सिया ने सर झुका कहा। वो सुबकने लगी थी। परितोष जी और त्रिलोक एक दूसरे को देखने लगे। तो आप अंदर क्यों गई? आपकी मम्मा तो अंदर हैं, परितोष जी ने प्यार से सिया को सर पर हाथ फेर कहा। वो मेरी मम्मा थोड़ी है, वो ऋत्विक की मम्मा है, सिया ने कहा। परितोष जी की उसकी बात सुन शौक हो गई। सिया ने कभी ऐसे नहीं कहा था, वो तो हमेशा ही रिद्धिमा को मम्मा कहती थी, पर आज क्या हुआ इसे? क्या हुआ बेटा? ऋत्विक ने कहा। परितोष जी ने सिया के सर पर हाथ फेर कहा। नहीं अंकल, उसने मुझे कुछ नहीं कहा, छोटी सी सिया ने अपने दोनों हाथ को हिलाना में कहा। तो क्या हुआ बेटा? परितोष जी ने कहा। मुझे घर जाना है, सिया त्रिलोक से चिपक गई। पापा घर चलो ना, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता, सिया ने कहा। वो त्रिलोक से चिपक कर रोने लगी। परितोष जी त्रिलोक को देखने लगे। सर मैं निकलता हूँ, त्रिलोक ने कहा। सिया को गोद में उठा लिया और गाड़ी में बैठकर निकल गया। परितोष जी अंदर आए। ऋत्विक, परितोष जी घर के अंदर घुसते ही बोले। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? आते ही
रिद्धिमा जी किचन से उनके लिए पानी लेकर आई। कुछ हुआ है क्या? परितोष जी ने कहा। कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। क्या हुआ? रिद्धिमा जी ने कहा। रिद्धिमा कहाँ है? ऋत्विक कहाँ है? परितोष जी ने कहा। वो रूम में है। रिद्धिमा जी ने कहा। ऋत्विक ऋत्विक परितोष जी की आवाज़ लगाने लगे उसे। ऋत्विक नीचे आया। उसे डर लग रहा था कहीं सिया ने उसके पापा को सब बता न दिया हो। पक्का आज उसे डांट पड़ेगी। जी जी पापा। ऋत्विक सर नीचे कर खड़ा हो गया। क्या तुमने सिया को कुछ कहा है? परितोष जी ने आराम से ऋत्विक से पूछा। वो नहीं चाहते थे बच्चा डरे। नहीं पापा, ऋत्विक ने आराम से डरते हुए कहा। उसे परितोष जी की आवाज़ उससे पता चला गया था कि सिया ने कुछ नहीं बताया। क्या हुआ है? रिद्धिमा जी ने पूछा। परितोष जी ने बाहर हुआ सब कुछ कहा दिया। त्रिलोक सिया को लेकर घर आया। छोटा सा फ्लैट, ज़्यादा बड़ा नहीं था। वो 2 रूम, 1 हॉल और किचन बस था। क्या हुआ बच्चा? त्रिलोक ने आराम से गोद में लिए ही पूछा। पापा, मेरी मम्मा भगवान जी के पास है, मुझे भी उनके पास भेज दो, सिया ने रोते हुए त्रिलोक से कहा। त्रिलोक उसके मुंह से ऐसी बात सुन शौक हो गए। उसे गले से लगा लिया। उस बच्ची को पता भगवान के पास जाना क्या होता है। पापा, मैं अब वहाँ कभी नहीं जाऊँगी, सिया ने रोते हुए कहा। किसी ने कुछ कहा है बेटा? त्रिलोक ने सिया के सर पर आराम से हाथ फेर कहा। सिया बोलना चाहती थी पर वो कह नहीं सकी। ऋत्विक को डांट जो पड़ जाती। सिया ने ना में सर हिला दिया। उस दिन के बाद सिया कभी भी ऋत्विक के पीछे नहीं गई। वो दूर से ही उसे देख लेती। अब वो घर भी नहीं आती। स्कूल से पहले वो उनके घर जाया करती थी, पर अब वो अलग अपने घर चले जाती थी। एक बार वो अकेले ही घर चली गई थी। पूरी जगह उसे सब ढूंढ रहे थे। त्रिलोक जब उसे ढूंढता हुआ घर आया तो वो फ्लैट के गेट के पास सोती हुई मिली। फ्लैशबैक एंड। ऋत्विक अपनी सोच में था। सच में उस दिन के बाद सिया उसे सिर्फ स्कूल में दिखती है और कहीं नहीं। वो भी बहुत चुप रहती थी। क्या हुआ मिस्टर सिंघानिया? सिया ने आराम से कहा। ऋत्विक ख्याल से बाहर आया। कुछ नहीं, ऋत्विक ने कहा। तुम खड़ी क्यों हो रही हो? किसी को बुला लेती, कुछ काम था तो गिर जाती तुम, ऋत्विक ने कहा। कब तक किसी का सहारा बनूंगी? एक न एक दिन तो मुझे अपना काम खुद करना पड़ेगा, सिया ने आराम से कहा। तुम्हारे पैर अभी ठीक नहीं है, फ्रैक्चर है, ऋत्विक ने कहा। सिया हंस दी पर स्माइल उसकी फीकी थी। ये हमदर्दी क्यों दिखा रहे हैं? सिया ने ऋत्विक को देख कहा। ऋत्विक उसे देखने लगा। हमदर्दी में उसे हमदर्दी दिखा रहा हूँ। कैसी लड़की है? मैं इसके लिए आया हूँ और ये कह रही है हमदर्दी दिखा रहा हूँ। क्या सच में हमदर्दी दिखा रहा हूँ? मुझे हमदर्दी नहीं चाहिए। किसी की अकेली काम था, सिया ने कहा। कुछ काम नहीं था, बस तुमसे मिला नहीं, बहुत दिन हो गए तो बस आ गया, ऋत्विक ने आराम से कहा। मिलना इतना ज़रूरी नहीं है। वैसे भी मैं सिर्फ एक पापा की असिस्टेंट की बेटी हूँ और वो भी अब नहीं, बहुत पुराना रिश्ता हो चुका है, इतना मायने नहीं रखता, सिया ने कहा। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ऋत्विक ने कहा। क्योंकि मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए, सिया ने आराम से कहा। मैं हमदर्दी नहीं दिखा रहा हूँ, तुमसे मिलने ही आया हूँ, ऋत्विक ने कहा। सच में ये लड़कियों को समझना इतना मुश्किल क्यों है? पता नहीं तुम विशाल को कब से जानती हो, ऋत्विक ने आराम से कहा। मेरे बारे में तहकीकात कर रहे हो? बालकनी से आवाज़ आई। सिया ऋत्विक उसी साइड देखने लगे। तुम लोगों को क्या गेट नहीं दिख रहा है जो तुम लोग बालकनी से आ रहे हो? सिया ने चिल्लाते हुए कहा। यार, तुम रूम का गेट बंद था, जो 2 लोगों की आवाज़ आ रही थी, इसलिए मैं देखने आ गया कि कोई चोर तो नहीं घुस आया, विशाल ने कहा। वो वहीं सोफे पर बैठ गया। रूम से बाहर आराम से आवाज़ आ रही थी क्योंकि साउंड प्रूफ था रूम। विशाल एक बार चेक कर चुका था। उसे लगा सिया को क्या ज़रूरत पड़ सकती है गेट लगाने की, और वो गेट लगा कैसे सकती है।